1-to-1 में आज हमारे मेहमान हैं आनंद रावत जी, जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आपका स्वागत है आनंद जी। धन्यवाद। राहुल गांधी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद देवभूमि में पहली बार आ रहे हैं और बड़ी कवायद हो रही है। यूथ कांग्रेस भी सक्रिय है, तमाम अनुषंगिक संगठन आपके बाकी भी सक्रिय हैं, कांग्रेस भी सक्रिय है। राहुल गांधी की इस यात्रा का उत्तराखंड के लिए यूथ कांग्रेस के हिसाब से क्या मायना है? ये उत्तराखंड ही नहीं, इनकी ये कवायद सभी राज्यों में हो रही है जाने की। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद जितने भी प्रदेशों में, चाहे वो हमारे संगठनों के पदाधिकारी हों या पीसीसी हों या जहां हमारी सरकार है, तो सत्ता में जो लोग हैं, विधायक लोग हैं, सांसद लोग हैं, उनसे संवाद स्थापित करने की है। और मेरे ख्याल से इस दौर में देखा जाए तो वो पहले ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जो ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ होने का जो है प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद वो अपनी रणनीति बनाएंगे। आज से पहले केवल वो यूथ कांग्रेस और NSUI में ही जो है एक रणनीति बना करके कार्यक्रम दिया करते थे। मैं आपको उत्तराखंड युवा कांग्रेस के संदर्भ में अगर बताऊं तो पिछले 3 महीने से उत्तराखंड युवा कांग्रेस में यूनिट मैनेजमेंट लागू की है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को, चाहे हमारी पंचायत की यूनिट हो या फिर प्रदेश की यूनिट हो, हम लोगों को मासिक बैठक करनी होती है और उस बैठक में उस महीने के क्या क्या कार्यक्रम होंगे वो तय करते हैं। और फिर उसके बाद हमारा रिव्यू होता है मंथ एंड में, महीने के अंत में हमारा रिव्यू होता है। और इस रिव्यू को जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हमारी लीडरशिप भी देखती है। और कुछ इसी तरीके का सेटअप अब PCC में भी जो है इम्प्लीमेंट करने का इरादा लगता है। और मैं समझता हूँ आज उत्तराखंड वो कल आ रहे हैं और इससे प्रदेश के युवाओं में काफ़ी जोश और उत्साह है। NSUI की ट्रेनिंग है कल, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। और जब लगभग 2 साल पहले उत्तराखंड में युवा कांग्रेस यहाँ पर निर्वाचित होकर के आई थी, तब हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की थी, तो उसमें भी वो आए थे। जिस तरीके से युवाओं को महत्व दे रहे हैं वो संगठन में, उससे प्रदेश का युवा काफ़ी उत्साहित है। अगर हम समझें, जो पिछला जब जिसका आप जिक्र करें, इससे पहले उनके पास युवा कांग्रेस और NSUI का प्रभार था और वो ये सब करते थे, वहाँ जो नेता का चयन है वो कार्यकर्ता के वोट के माध्यम से होने के अलावा उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग में, पोटेंशियल बिल्डिंग में, या यूथ कांग्रेस या NSUI का नेता की पोटेंशियल बिल्डिंग में कुछ हुआ हो, ऐसा डिफरेंस दिखता नहीं है। सिर्फ चुनाव की प्रक्रिया लागू हुई, इसके अलावा हमें तो दिखता नहीं है। अगर आप विधानसभा चुनाव को ही देखें जी, तो जो भी हमारे यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी आए थे, उनको पहली बार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का मौका मिला। और आज प्रदेश में जो हमारी सरकार है उसमें 2 विधायक युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हैं जी, और लगभग 6-7 साथियों को उन्होंने टिकट दिया था उसमें। और आने वाले जो निकाय चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होंगे, उसमें भी हमारे युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को महत्व दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो युवा कांग्रेस और NSUI के हमारे पदाधिकारी हैं वो ग्राउंड में काम करने में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं, बजाय कि होर्डिंग, पोस्टरबाजी या फिर केवल शहरों में ही अपनी गतिविधियों को सीमित रखना, इस तरह के ना करके जो ग्राउंड में, जो धरातल पर जो काम होता है, उस तरीके का काम जो है NSUI और यूथ कांग्रेस कर रही है। तो जिसके कारण हो सकता है कई बार जो है मीडिया के साथियों के संज्ञान में ये चीज़ें ना आ पा रही हो, लेकिन हम लोगों की पूरी कोशिश होती है कि जो भी हम लोग कार्रवाई करें। जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताऊं कि पिछले दिनों हमारे प्रदेश में 2 महिलाओं के उसमें कुछ अप्रिय घटना इस तरीके की जो है प्रदेश में हो गई थी। जी। तो उसमें युवा कांग्रेस बहुत तत्परता से उन्होंने काम किया ताकि जो दोषी लोग हैं उनको सज़ा मिले और जो पीड़ित लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो है सांत्वना मिले और मुआवजा मिले। इस तरीके का जो है हम लोगों ने प्रयास किया। तो ग्राउंड पे सक्रियता हम लोगों की पूरी रहती है। सक्रियता आपकी रहती है, लेकिन अगर यूथ कांग्रेस या युवा नेता विधायक बन जाए, उनको टिकट मिल जाए, क्या इससे यूथ का, स्टेट के यूथ का विकास हो गया या नेशन के यूथ का विकास हो गया? देखिए, कोई भी चीज़ अचानक से तो होती नहीं, उसके लिए एक बिल्डिंग प्रोसेस होता है। और जब हम लोग निर्वाचन की प्रक्रिया से आए थे तो सबसे पहले हमको ट्रेनिंग दिया गया और किस तरीके से हम लोगों को कार्यक्रम करने हैं, किस तरीके से हमको सामाजिक मुद्दों को उठाने हैं और उन मुद्दों का समाधान तक उसको ले जाना है। तो तमाम तरीके की हमको ट्रेनिंग दिया गया और उसके बाद जितने भी हमारे साथी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे उनको ग्रूम किया गया जी। और कहीं ना कहीं ये एक संदेश दिया गया कि युवा कांग्रेस के दरवाजे कोई भी युवा जो राजनीति में आना चाहता है उसके लिए खुले हैं और अगर वो
उस प्रणाली के तहत, उस प्रक्रिया के तहत काम करता है तो लीडरशिप की नज़रें उस पर रहेंगी और उसकी लीडरशिप को और निखारते हुए उसकी योग्यता के अनुसार उसको पद दिया जाएगा, चाहे वो संगठन में हो या फिर सत्ता में हो। तो पिछले दिनों जो भी हमारे 2 साथी लोग बने, उससे एक संदेश तो गया कि युवा कांग्रेस एक माध्यम है किसी भी युवा के लिए, अगर राजनीति में आना चाहता है और सही में ही समाज में कुछ बदलाव लाने में अपना योगदान देना चाहता है, तो युवा कांग्रेस एक माध्यम है जिसमें आकर के वो अपनी भूमिका निभा सकता है। नहीं तो आज से पहले युवा राजनीति में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन उनके लिए कोई भी दरवाजे से खुले नहीं थे कि जो उनको राजनीति का एक प्लेटफॉर्म दे सके। चाहे आप किसी भी संगठन को लीजिए। इस बात को हम मान लेते हैं कि बड़ी पॉलिटिक्स में आने के लिए, वहाँ दखल देने के लिए इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, और ग्रूमिंग जिसे आप कह रहे हैं वो ग्रूम तो हो रहा है बड़ा नेता बनने के लिए या बड़े विषयों को लेने के लिए, जिसका जिक्र आपने उदाहरण भी दिया कि महिलाओं पर कोई दिक्कत आई थी जिस पर यूथ कांग्रेस ने बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन यूथ कांग्रेस या एनएसयूआई उत्तराखंड के या देश के उन सुदूर स्कूलों में जहाँ फर्नीचर नहीं है, जहाँ बारिश हो रही है ऊपर और छत टपक रहा है, जहाँ स्कूल के भवन जर्जर हैं, खतरे के साए में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन स्कूलों में फर्नीचर कैसे बने, टीचर्स कैसे पहुंचे, अच्छे टीचर कैसे हों, वहां तक उसका दखल नहीं हो पाया जहां जरूरत थी शायद बिल्कुल स्टूडेंट के लिए या यूथ के लिए। आप सही बात कह रहे हैं। मैं इसी के ही संदर्भ में आपको उदाहरण देना चाहूँगा। जो हमारे यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी थे, आज विधायक हैं हरीश धामी जी का, पिछले 1 वर्ष में जिस तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश में अपना नाम कमाया है, विकास करने के प्रति उनकी जो ललक है, और वो ललक की कोई सीमा नहीं है। वो अगर कहीं पर जो है जो एक अनुशासन की परिधि तक भी अगर लांघ जाते हैं तो उस तक नहीं चक रहे विकास करने की ललक में। तो क्योंकि एक युवा है, उसमें वो ललक है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास कराऊं। मेरे को याद है जब सीएम साहब का प्रथम दौरा था पिथौरागढ़ जनपद में, तो जिस तरीके से उस मीटिंग में सबसे ज़्यादा प्रश्न उनके द्वारा पूछे गए और जिस तरीके से सुदूरवर्ती गाँव की समस्या को उन्होंने सीएम साहब के सामने रखा। अच्छा, चूँकि उस समय जो है नई नई हमारी सरकार गठित हुई थी और उस सभा में उनके अलावा 2-3 और विधायक लोग भी थे, तो सीएम साहब को तो बराबर सुनना था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ललक दिखाई थी, मैं खुद इस बात का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। तो इस बात का ये उदाहरण है कि युवा इस प्रदेश में ही नहीं, इस देश में, इस समाज में एक परिवर्तन ला सकते हैं, और इस चीज़ को राहुल गांधी जी ने बखूबी समझा है। और इसी के तहत उन्होंने, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, इसके दरवाजे उन्होंने देश के सभी युवाओं के लिए खोले हैं। कोई भी सोच का व्यक्ति वो अगर कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करता है या कांग्रेस की जो धर्मनिरपेक्ष नीतियां हैं और जो विकास की जो सोच है उस पर अगर इत्तेफाक रखता है, तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। भले ही इससे पहले वो किसी और पार्टी से क्यों ना जुड़ा हो, वो वहाँ इस्तीफा दे करके यूथ कांग्रेस जो हमारा माध्यम है, जो प्लेटफॉर्म है, उसका इस्तेमाल करके वो हमारी पार्टी में आगे बढ़ सकता है। राहुल गांधी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है युवाओं को, एनएसयूआई को मजबूत करना, देश के युवाओं को इस मार्फत जो है मुख्य धारा में लाना और मुख्य धारा में अपने हकों की लड़ाई लड़ना। अगर हम उनके पिता की बात करें और संविधान के 74वें संशोधन की बात करें, जहां यूथ के लिए जो बुनियादी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जनप्रतिनिधि बनने का, वो ग्राम प्रधान, ब्लॉक का बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत या नगरों में पार्षद, वहां वही युवा परेशान है क्योंकि उस संविधान के 74वें संशोधन को माना नहीं जा रहा, खासतौर पर कांग्रेस शासित राज्यों में, जिनमें से एक उत्तराखंड भी है। वो ये कह रहा है हमको विभाग दो, हम काम कैसे कराएं? देखिए, इस संदर्भ में जैसे आपने कहा कि राजीव जी का ये सपना था, और उसी सपने को आगे बढ़ाते हुए राहुल जी भी जितने भी हमारे पंचायतों में जो निर्वाचित साथी लोग हैं जी, उनसे भी संवाद स्थापित कर रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में वो गए थे, जहाँ पर निर्वाचित जो हमारे पंचायत के साथी लोग थे, उनको जो अलगाववादी ताकतें थी वो उनको धमकियां दे रही थी, तो उनसे संवाद स्थापित करने के लिए गए ताकि उनका मनोबल बढ़े और जो पंचायती राज है उसको और ताकत मिले। और यही एजेंडा उनके प्रत्येक प्रदेश में रहता है कि वहाँ जहाँ कहीं भी वो संगठन के लोगों से मिल रहे हैं, सत्ता के लोगों से मिल रहे हैं, और वहीं पर ही वो पंचायत में निर्वाचित साथियों से भी मिल रहे हैं। और आपने देखा कि पंचायत में अधिकतर युवा साथी हैं। इस मुलाकात कल भी मुलाकात होनी, इस मुलाकात का कोई मायने निकलेगा? बिल्कुल 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 निकलेगा, बिल्कुल आप देखेगा, बहुत परिवर्तन आपको दिखेगा। साथियों के जोश और जज्बे में परिवर्तन दिखेगा, चाहे हमारे युवा साथी हो या वरिष्ठ कांग्रेसी जन हो, और जो हमारे पंचायत के जो साथी लोग आएंगे उनके भी जोश और उत्साह में आपको परिवर्तन दिखेगा। पंचायती राज एक्ट प्रवर समिति पे अभी तक लटका हुआ है, आपकी सरकार आए हुए 1 वर्ष हो गया है।
पंचायतों को मजबूत करने के लिए जो बीजेपी शासन में था, आप भी उसे क्रियान्वित नहीं कर पाए अभी तक। पंचायतों की खासतौर पर यही लड़ाई रहेगी जब पंचायत प्रतिनिधि से वो मिलेंगे, और आप तक भी वो बोलते होंगे। लेकिन राहुल का ये जो दौरा है, ये गवर्नेंस में कोई स्टाइल ऑफ जो गवर्नेंस है उसको बदलवाने में कामयाब रहेगा? देखिए, इस मुलाकात को जो है हमको जो भी इस पे वो हैं, चाहे वो हमारे जितने भी साथी लोग विधानसभा चुनाव लड़े, जो निर्वाचित हुए उनसे भी, और जो किसी कारणवश हार गए उनसे भी जो है वो संवाद स्थापित करेंगे। और उसके साथ ही जो पंचायत के हमारे जो प्रतिनिधि होंगे, पंचायत में जो निर्वाचित साथी लोग होंगे, उनसे भी वो संवाद स्थापित करेंगे। तो जहाँ कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो वो उसका संज्ञान वो ज़रूर लेंगे, और निस्संदेह इसका परिवर्तन आप ज़रूर देखेंगे। अभी तक की जो राहुल की उपाध्यक्ष बनने के बाद यात्राएं हैं, जिनको आपने भी नज़दीकी से देखा होगा, जहां आपकी सरकारें हैं वहां लोग या जनप्रतिनिधि या आपके कार्यकर्ता भी, मेरे बहुत सारे आपके कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है पूरे स्टेट में अलग अलग विषयों पे राहुल के आने, और लोग अपनी जानकारी हम तक भी दे रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं राहुल के आने के बाद। बट वो आज क्योंकि आपकी सरकार है, वो गवर्नेंस में जो उनको बुनियादी दिक्कतें हो रही हैं आपके कार्यकर्ता को भी, उसको दूर करवाना चाहता है। क्या राहुल आएंगे, उनसे बात करेंगे, वापस चला जाएंगे, संगठन के लिए वोट मांगो, और वोट के बाद जो उस वोट को जस्टिफाई करने के लिए कार्यकर्ता के नाम पर जो वोट पड़ता है आपको, कार्यकर्ता ऋण मांगता है लोगों से और आपको वोट दिलवाता है, अब उसको अपेक्षाएं जनता की पूरी नहीं कर पा रहा है इसलिए 1 साल में। देखिए, इस पूरे चीज़ को जो है हमने बड़े फ्रेम में देखना चाहिए। ये जो गवर्नेंस की जो दिक्कतें हैं, ये जिला स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय मामले होते हैं, और जो हमारा जागरूक कार्यकर्ता है या जो हमारा जागरूक पदाधिकारी है, तो अगर उसको कहीं पर दिक्कत आती है तो वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो है उस चीज़ को दूर कराने का प्रयास करता है। लेकिन इस पूरे कवायद में जो राहुल जी का जो कल विजिट है, उसको गवर्नेंस से हमको नहीं जोड़ना चाहिए। ये पूरा जो है संगठन का काम है। शायद क्यों नहीं जोड़ना चाहिए आनंद जी, आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी ने स्वयं इच्छा जताई है, उत्तराखंड के सभी कांग्रेस माइंडेड जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के मेंबर्स हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, और नगर निकाय के जो प्रतिनिधि हैं, वो निश्चित तौर पर वही दर्द रोएंगे जो बार बार वो आपके सामने या सरकार के सामने रोते हैं कि हमारा दर्द ये है। निसंदेह देखिए, वहाँ पर जो है 1 to 1 जो है उनकी बात होगी जी, और अगर कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो उसका संज्ञान वो ज़रूर लेंगे। लेकिन ये पूरी कवायद, मैं जो बड़ा जो ब्रॉडर फ्रेम है, मैं उसका यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि ये पूरी कवायद संगठन को और मजबूत करने के लिए, ताकि संगठन को और गति और ऊर्जा मिल सके, तो इस चीज़ के लिए है ये। और चूँकि यहाँ पर हमारी सरकार है, संगठन और सत्ता में एक बढ़िया संवाद रहे, उसकी एक कवायद है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्रदेश में अभी गवर्नेंस हम लोगों का बहुत ही संतोषजनक है, बहुत बढ़िया हमारी सरकार यहाँ पर काम कर रही है। और युवाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो चुनाव से पहले हमने अपने घोषणा पत्र में ये स्पष्ट बात कही थी कि पहले तो हम लोग प्रदेश में लगभग 2.5 लाख नई नौकरियों का सृजन करेंगे, और किसी कारणवश किसी बेरोज़गार साथी को रोज़गार नहीं दे पाए तो उसको हम बेरोज़गारी भत्ता देने की बात करेंगे। और उसी के साथ साथ हमारी सरकार ने समूह गाँव में आवेदन शुल्क हटाया, सरकारी नौकरियों में आयु सीमा 35 से बढ़ा करके 40 किया। तो तमाम वो कदम हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी 11 महीने थोड़ा सा कम समय है किसी भी सरकार को जज करने के लिए। तो और इतने कम समय में हमारी सरकार ने युवाओं के मद्देनजर इतने पहले 11 महीने अगर आप कह रहे हैं, मुझे हालांकि आपसे सरकार पर मैं बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन एक लाइन में मैं ये कहना चाहूँगा, तकरीबन 70-80% नहीं, माफ़ कीजिएगा, 60% पैसा बाकी था पहले 11 महीने में जो खर्च होने को, आखिरी महीने के लिए। हमको ये नहीं भूलना चाहिए विकास का धन खर्च नहीं हो पाया था। इन 11 महीनों में हमारे प्रदेश में एक विधानसभा का उपचुनाव हुआ, एक लोकसभा का उपचुनाव हुआ, और एक विधानसभा का चुनाव हुआ, बाकी 69 विधानसभाएं खाली थी जहां आप काम कर सकते थे। एक लोकसभा का चुनाव था, बाकी 4 लोकसभा खाली थी जहां आपके हाथ नहीं मिले थे। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ ना कि इतने कम समय में जो है 2 उपचुनाव हुए, और कई बार जो है थोड़ा सा प्रशासनिक वो चीज़ें भी रहती हैं, क्योंकि हमारे लिए विधानसभा उपचुनाव भी महत्वपूर्ण था, लोकसभा उपचुनाव भी महत्वपूर्ण था। पूरा संगठन का और सरकार का भी फोकस जो है, जो क्योंकि हम लोग सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। चलिए मैं थोड़ा सा उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि 11 महीनों में युवाओं के मद्देनज़र जो हमारी सरकार ने जो भी वादे किए थे उस पर खरी उतरी है हमारी सरकार। और हमारे मुख्यमंत्री जी का, स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची, जो छत टपक रहे हैं वो आज भी टपक रहे हैं। मंत्री नथानी जी स्वयं जो शिक्षा मंत्री, वो रो रहे थे 2 दिन पहले। उन्होंने ये बयान दिया कि मैं व्यथित हो जाता हूँ जो स्थिति देखता हूँ, टीचर नहीं है, स्कूलों की जो बदहाली है। वायदे आपने किए थे, उन वायदों में
नहीं, जब शिक्षा मंत्री स्वयं स्वयं आंसू बहाता हो। ये चीज़ें तो शिक्षा मंत्री ही बेहतर बता सकते हैं, जब अगर खुद ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन मेरे संज्ञान में पिछले दिनों में एक टीवी चैनल में ही देख रहा था, शायद वो उत्तरकाशी के कोई दूरस्थ गांव का कोई प्राइमरी पाठशाला था, तो वहाँ पर अध्यापक जो है करीबन 2-3 महीने से जो है एब्सेंट थे। तो चैनल के माध्यम से ही जो है हमारी सरकार के उसमें संज्ञान में आया और हमारी सरकार ने जो है इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नेंस का कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ पर अगर शिक्षा मंत्री जी इस तरह के करते तो वही बेहतर इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए मैं आगे इस बात को बढ़ाता हूँ। यदि आपको 2014 सामने निकाय चुनाव है, ये अलग विषय है, लेकिन 2014 में राहुल गांधी के लिए या राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस को वोट मांगना है, आपसे ऑफिशियली अनऑफिशियली कहें ना कहें कि वो पीएम पद के दावेदार हैं या वो मना करें इस बात को लेकर, लेकिन आपको नरेंद्र मोदी के सामने यदि राहुल गांधी को स्टैंड करना है तो नरेंद्र मोदी को बीजेपी उनकी गवर्नेंस पर प्रोजेक्ट कर रही है, सरकार चलाने की बेहतर क्षमता के आधार पर प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें पेश करने की बात हो रही है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे इस विषय में जो है मैं बहुत ही स्पष्ट हूँ, और जो राहुल जी ने भी जो है कई बार राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पे भी जो है ये बातें कही हैं कि उनका पूरा फोकस जो है संगठन पे है इस समय, और संगठन मजबूत होता है तो उसकी सरकार बनती है, और फिर जो सरकार में जो निर्वाचित लोग चुन करके आते हैं फिर वो तय करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और लोकतंत्र में निर्वाचित ही तय करते हैं, लोकतंत्र में निर्वाचित ही तय करते हैं। आनंद जी कह रहा हूं, निर्वाचित ही तय करते हैं। लोकतंत्र में आपके पिता के आवास पर कितने लोग बैठे हुए थे जो कुछ और तय करना चाहते थे? लोकतंत्र में जो जीता वही सिकंदर होता है। तो यहाँ पर जो है पार्टी का पूरा फोकस और राहुल जी का भी पूरा फोकस संगठन पे है। संगठन मजबूत होगा तो चाहे किसी भी नेता को विपक्षी दल जो है प्रोजेक्ट करें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमारा संगठन मजबूत होगा तो यूपीए 3 की सरकार बनेगी, और इस समय राहुल जी की पूरी कवायद उस पर है, और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मेरा भी पूरी फोकस, पूरा कवायद जो है संगठन को मजबूती पर है। और संगठन हमारा मजबूत होगा तो हम निकाय चुनाव जीतेंगे, हम पंचायत चुनाव जीतेंगे और लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। संगठन को मजबूत करते रहेंगे, राजीव गांधी की ड्रीम्स पूरी नहीं हो पाएंगी। गवर्नेंस में जो सपना राजीव गांधी ने दिखाया था कि हमारी सरकार आएगी, फिर राहुल गांधी ने वोट मांगा था, सोनिया गांधी ने वोट मांगा था, वो सपने अगर पूरे नहीं होंगे जनता के, तो आपको लगता है कि सिर्फ संगठन को मजबूत करके जनता खुश हो जाएगी, पेट भर जाएगा जनता का? देखिए, यहाँ पर मेरे पास कई प्रदेशों में कांग्रेस शासित प्रदेशों के उदाहरण हैं। अगर हम दिल्ली का उदाहरण लेते हैं तो एक ज़माना था जहाँ पर दिल्ली जो है संघ परिवार के और बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 1998 में जब से शीला दीक्षित जी आई हैं, लगातार वे उनका तीसरा कार्यकाल है और चौथे कार्यकाल की वो तैयारी कर रही हैं, और इस कार्यकाल में केवल गवर्नेंस और गुड वर्क के तहत उन्होंने वापसी की है। चाहे वो मेट्रो का हो या वहाँ की सड़कों का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, तमाम वो मसले जिसके आधार पर जो है उन्होंने दिल्ली के लोगों की जो मानसिकता हुआ करती थी, जो एक इन जनरल लोगों का या पत्रकार भाइयों की एक सोच हुआ करती थी कि दिल्ली तो जो है संघ के लोगों का और बीजेपी के लोगों का गढ़ है, तो उस चीज़ को तोड़ा केवल गवर्नेंस और गुड वर्क के माध्यम से। और आज पूरे हमारे देश में यूपीए 2 की सरकार है, तो वो भी केवल गवर्नेंस और गुड वर्क के तहत है। हमारे पास कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो हम उंगलियों पे गिना सकते हैं, जो ऐतिहासिक फैसले जिस उपलब्धि को आप दिल्ली में गिना रहे हैं, और ठीक उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में हम आते हैं, जिस मेट्रो की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में जो मेट्रो का प्रस्ताव है, तो हमको ये चीज़ नहीं समझना चाहिए कि अभी 11 महीने का अल्प समय हुआ है, और इस अल्प समय में भी हमने विधानसभा उपचुनाव भी देखा, लोकसभा उपचुनाव भी देखा, और अब आने वाले टाइम में चूँकि पंचायत और निकाय के चुनाव भी होने हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सरकार का फोकस यह है कि जो जो हमने वादे किए थे उसको हम धरातल पे भी उतारें। तो समय तो हमको देना ही पड़ेगा। लेकिन समय अगर आपको देंगे भी, और जिस यूथ की आप बात भी कर रहे हैं, आप ही की सरकार की पॉलिसी ने तय किया कि जो वरिष्ठतम विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जाएगा, जो यूथ जीत कर आया है वो मंत्री नहीं बनेगा, और उसके बाद जब सेकंड लीड में आपने सभा सचिव भी बना रहे हैं, तब भी जो पहली बार जीत कर आया वो नहीं बन सकता। ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, इसमें कुछ बदलाव होगा? देखिए एक चीज समझिए कि एक यूथ को आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने को तैयार हैं, और एक यूथ को आप कह रहे हैं कि वो पहली बार विधायक बना, वो मंत्री नहीं बन सकता। आप ये एक चीज समझिए उत्तराखंड के विषय में जी, 70 विधायकों की विधानसभा है उत्तराखंड में, और मंत्री गिन करके जो है 11-12 बन सकते हैं जी, और 13 हमारे पास जनपद हैं। तो इस औसत में अगर देखें तो प्रति जनपद एक मंत्री भी नहीं बन पाता, और यहाँ पर कई वरिष्ठ हमारे जो है विधायक लोग हैं जो मंत्री बने हैं, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि पहले भी हमारी सरकार रह चुकी है, पहले भी वो जो है मंत्री के पद पे रहे हैं, तो वरिष्ठ हमारे नेता हैं,
तो निसंदेह उनको वरीयता मिलेगी। तो मैं समझता लेकिन हूँ अगर एक कि यूथ अगर मंत्री होता, एक यूथ भी हमारा होता है युवा मंत्रिमंडल हमारे में। युवा पदाधिकारी विधायक बने हैं, ये हमारे लिए बहुत संतोष की बात है। और मैं अगर दूसरे राज्यों का उदाहरण दूं तो पश्चिम बंगाल में जब कांग्रेस की तृणमूल के साथ गठबंधन था तो वहाँ पर यूथ कांग्रेस के एक पदाधिकारी जो विधायिका बनी थी वो मंत्री थी, क्योंकि वहाँ पर संख्या मंत्रियों की अधिक है तो एडजस्टमेंट वहाँ पे हो सकता है। लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल ये छोटे छोटे राज्य हैं और यहाँ पर चूंकि वरिष्ठ नेताओं की संख्या भी ज़्यादा रहती तो है। मंत्री बनने के लिए बूढ़ा होना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस संदर्भ में हमको चीज़ें नहीं देखना चाहिए। मैंने आपको उदाहरण दिया कि हमारे एक युवा जो पदाधिकारी थे जो विधायक बन कर के आए, उन्होंने 11 महीने के अल्प समय में ही पूरे प्रदेश में जिस तरीके का नाम कमाया है और जो विकास करने की ललक उन्होंने दिखाई है, मैं समझता हूँ वो अपने आप में अनुकरणीय है और प्रशंसनीय है। लेकिन उस ललक का नतीजा क्या निकला? छोटे से ब्रेक लेते हैं, अवश्य हमारी बातचीत जारी रहेगी।